नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति का ज्ञान स्वास्थ्य के लिए वरदान। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति स्वस्थ शरीर के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को आवश्यक मानता है। इसमें पंच तत्वों यानी कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश का संतुलन महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद सही आहार, नियमित दिनचर्या, अच्छी नींद और तनाव प्रबंधन पर जोर देता है, जिससे शरीर को पोषण मिलता है और बीमारियों से बचाव होता है। इसके अलावा जड़ी बूटियों, योग और प्राणायाम का उपयोग करके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय सुझाते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद समग्र कल्याण के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। असाध्य रोगों का वैद्य जीवन के लिए संजीवनी। इसका अर्थ है ऐसे वैद्य या उपचार पद्धतियां जो जानलेवा बीमारियों का इलाज कर सके, जैसे आयुर्वेद या योग, जो जीवन के लिए संजीवनी या जीवनदायी शक्ति के रूप में कार्य करती हों। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों, आहार और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। वहीं योग में प्राणायाम और अन्य अभ्यासों पर जोर दिया जाता है, जिससे शरीर और मन स्वस्थ रहे और असाध्य रोगों से लड़ने में मदद मिल सके। वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली रोग प्रबंधन पर केंद्रित है। हमारा वर्तमान उपचार दृष्टिकोण निदान के बाद ही शुरू होता है और फिर लक्षणों का उपचार करने और प्रगति को रोकने का प्रयास करता है। वैश्विक स्वास्थ्य सेवा व्यय में वृद्धि के बावजूद बीमारियों की घटनाओं और गंभीरता में वृद्धि हुई है, जो जनता के बिगड़ते स्वास्थ्य की ओर इशारा करती है। हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के एक भाग के रूप में रक्षा या रोकथाम को शामिल करने पर लगातार चर्चा होती रही है। आयुर्वेद में रोग निवारण की मुख्य क्षमता और रणनीति है। आज मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मना रहा है, जिसके तहत एक कार्यक्रम में आयुष वेलनेस टूरिज्म अंतर्गत आयुष विभाग एवं पर्यटन विभाग की बीच MOU होना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आयुर्वेद दिवस पर बधाई देते हुए कहा है कि वर्तमान जीवन शैली से उपजी अनेक बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है। मध्य प्रदेश में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के साथ ही आयुष को भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन काल से भारत की चिकित्सा प्रणाली रही आयुर्वेद समग्र कल्याण के भाव के साथ प्रयोग में लाई जाती रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों को आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ दिलवाने के लिए आवश्यक प्रबंधन किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े चिकित्सकों और उनके सहयोगियों द्वारा जन कल्याण के लिए दी जा रही सेवाओं की सराहना भी की है। आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का 55 जिले की 55 इकाइयों में प्रसार एवं कैंसर रोगियों के लिए कारुण्य कार्यक्रम और औषधीय पौधों के हेल्पलाइन का शुभारंभ भी किया जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई है, सुनवा देते हैं। आज 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हम सभी को बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान है, जिसमें बीमारियां उत्पन्न न हो और होने पर एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से उसकी चिकित्सा की जा सके। बहुत सौभाग्य की बात है कि ये साइंस हमारे अपने देश में उन्नत रूप से विकसित हुआ और पूरे दुनिया में इन्होंने आयुर्वेद ने एक मैसेज दिया कि हम बहुत ही सर्जरी के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, गायनी के क्षेत्र में, पीडियाट्रिक्स क्षेत्र में, ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT वगैरह सभी ब्रांचेज के क्षेत्र में बहुत उन्नत थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तीव्र गति से ये आयुर्वेद का विकास हो रहा है और ये जन जन में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। इस थीम पे इस बार का 10वां आयुर्वेद दिवस निर्धारित किया गया। आज हम लोग यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मना रहे हैं। पूरे प्रदेश के हमारी 2250 आयुष संस्थाओं में आज ये 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। क्या संदेश किया जाएगा? संदेश ये जाएगा कि आयुर्वेद से जो लोगों को स्वास्थ्य का लाभ होना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होना है और ये देश की दुनिया के सबसे पुरानी स्वास्थ्य की ट्रीटमेंट की विधा है। इसका आम जन तक पहुंच हो ताकि पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। तो मध्य प्रदेश आज 10वां आयुर्वेद अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है और किस प्रकार से आयुर्वेद एक स्वस्थ जीवन में अपनी एक अहम भूमिका निभा सकता है, कैसे एक स्वस्थ आहार एक लंबी जीवन आयु दे सकता है,
कैसे एक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आपको किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, इसको लेकर इस आयोजन को किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। आयुष एवं वेलनेस पर्यटन विभाग भी इसको लेकर लगातार काम कर रहा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलाज है, जो असाध्य बीमारियां हैं, उनका इलाज अब संभव हो और वो भी आयुर्वेद पद्धति से हो, यानी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा से ही ऐसे बीमारियों का इलाज कर लिया जाए जिनको असाध्य माना जाता है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक इलाज को बढ़ावा मिले और ऐसे मरीजों का भी इलाज किया जा सके। चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर विकास जैन जुड़ गए हैं, प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष क्रिया शरीर विभाग श्री साईं आयुर्वेदिक अनुसंधान एवं चिकित्सा संस्थान भोपाल से। आपका सर बहुत स्वागत है। साथ ही खुशीलाल महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर कामनी सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर विकास जैन से करूंगा। डॉक्टर विकास, आयुर्वेद एक स्वस्थ जीवन में अपनी कितनी अहम भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न आपने किया है सर। एक्चुअली अगर ये एक डाटा पे नजर दौड़ाई जाए तो ऐसा पाया गया है कि 80% डिजीजेस ऐसी होती हैं जिन पर ट्रेडिशनल मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल रहता है। आयुर्वेद में जिस तरह की फॉर्मुलेशन वो ज्यादातर मरीजों में 80% बीमारियों में कारगर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आयुर्वेद की तरफ लौटें तो देश का जी। चलिए डॉक्टर विकास, हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कामनी सोनी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। डॉक्टर कामनी, कहते हैं कि ऐसी कई बीमारियां हैं जब जिनका इलाज एलोपैथी में नहीं मिलता तो आयुर्वेद से उनका इलाज आसानी से कर दिया जाता है और मरीज भी स्वस्थ होकर अपने घर जाता है। आखिर ऐसा क्या है आयुर्वेद में? डॉक्टर कामनी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने मोबाइल को। कामनी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो जी। हाँ, बहुत अच्छे, अभी आ रही, मैं बाहर आ गई हूँ मैं। जी हाँ बताइए जी। हाँ जी बताइए सर। कई बार देखा गया है कि ऐसी बीमारियां होती हैं जो एलोपैथी से ठीक नहीं हो पाती है, लेकिन जब उनका आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है तो वो असाध्य जो बीमारियां होती हैं उनका आसानी से आयुर्वेद से इलाज भी होता है और जो मरीज है वो स्वस्थ होकर के अपने घर जाता है। तो आखिर क्या ऐसा इलाज मिलता है आयुर्वेद में? देखिए, आयुर्वेद एक चिकित्सा नहीं है, जीवन शैली है, जीवन चिकित्सा है, जीवन पद्धति है। हाउ टू लिव योर लाइफ, जीवन कैसे जीना है, ये आयुर्वेद सिखाता है। और ट्रीटमेंट पार्ट तो बाद में आता है। सबसे पहले तो प्रिवेंशन पे हम काम करते हैं। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार पशमनम च। सबसे महत्वपूर्ण चीज है बीमारी को होने देने से ही बचाना, प्रिवेंशन पे काम करना। कि हमारा जो आयुर्वेदिक जो दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जो आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाया जाएगा, जो व्यक्ति भी, हम तो आयुर्वेद दिवस के माध्यम से ही चाहते हैं कि अधिकतर जनमानस तक, हमारा मोटिव ये है कि पीपल एंड प्लैनेट, यही इस जो हमारा थीम है वो यही इस साल आयुर्वेदा डे का, कि हम मैक्सिमम लोगों तक आयुर्वेद को पहुंचाए जिससे हम प्रिवेंशन पे काम करें, बीमारियां कम से कम हों। और इसके बाद आपका क्वेश्चन ये है कि आप ऐसी कौन सी थेरेपी तो जो हम आयुर्वेद के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे सोरियासिस ले लीजिए, आमवा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले लीजिए, जिनका एलोपैथिक में ऐसा कोई मेजर ट्रीटमेंट नहीं, स्टेरॉइड्स ही है। जो स्टेरॉइड्स हमारे और ज्यादा तकलीफ बढ़ाती है ना। तो और कई जगह एलोपैथिक बहुत अच्छा है, सर्जरी उनकी बहुत अच्छी है, इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम एलोपैथिक को ही प्रेफर करेंगे। तो आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छाई है, जो बहुत सारी डिसीजेज हैं। पक्षाघात का पेशेंट है, जो पैरालिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके बाद स्ट्रोक आने के बाद हमारे आयुर्वेद के पास ही आते हैं। पंचकर्म थेरेपी, मसाज है, स्टीम है, फिजियोथेरेपी, ये सब इन सब के द्वारा ही पेशेंट ठीक किए जाते हैं। तो आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है प्रिवेंशन में भी और चिकित्सा में भी। ओबेसिटी है आजकल, देखिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कितने हो रहे हैं। ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, और फॉलोड बाय थायराइड, फॉलोड बाय कार्डियक डिसीज। ये सब बीमारियां भाई बहनी एक के बाद दूसरी लगती जाती है। हाँ। तो इसमें सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल पर हम आयुर्वेद की अगर जीवन शैली को कोई अपनाएगा, आहार व्यायाम में संतुलित आहार, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे कि आयुर्वेद संतुलित भोजन खाइए, अपनी भूख से ज्यादा मत खाइए, भूख से थोड़ा कम ही खाइए, ये सारी लाइफस्टाइल को अगर अपनाएंगे तो हमारा जो बहुत ज्यादा घी तेल की मात्रा ना हो, आहार है, तक्र का सेवन बताया गया, आयुर्वेद बहुत अच्छा बताया गया, आंवले का प्रयोग, गिलोय का प्रयोग, हल्दी का प्रयोग, ये जो छोटे छोटे मसाले और छोटे छोटे चेंजेस लाइफ में, छोटी छोटी रेसिपीज, छोटे छोटे डिसिप्लिन को फॉलो करके, तो आपको ये सारी बीमारियां होंगी ही नहीं। रोज कहा गया कि अपनी जितनी आप मेहनत कर, पसीना निकलने तक आपको मेहनत करनी चाहिए। हल्दी का जिक्र किया, आयुर्वेद का जिक्र किया, मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि आपकी सबसे बड़ी जो एक कह सकते हैं कि आयुर्वेद की जो यानी कि मेडिकल उसको कह दे तो वो आपकी किचन ही है, वहां पर सारी जो दवाइयां वहां पर उपलब्ध होती है।
अगर आप उसको सुधार लेंगे तो जीवन सुधर जाएगा। होम रेमेडीज हैं जी। आंवला है, आंवला से सबसे बड़ा रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। इससे अधिक आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, इम्यूनिटी पे काम करना है हमको। हम रोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के उसको स्वास्थ्य रखना, हम उसका हेल्थ को रीस्टोर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बीमारियां हो ही नहीं। कोविड पे हमने प्रूव कर दिया कि आयुर्वेद कितना इफेक्टिव है। हमने गिलोय की टैबलेट खिला के, चिकटू का काढ़ा पिला के, गिलोय जैसे वो कोविड जैसी इतनी बड़ी महामारी से हमने आयुर्वेद ने अपना वर्चस्व साबित कर दिया है। तो इस तरह के इवन रूटीन में भी आजकल जो बीमारियां इतनी ज्यादा हो रही हैं, जैसे इन बीमारियों के हमने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का नाम लिया, जिन्हें शरीर का मेटाबॉलिज्म क्यों स्लो हो रहा है? क्योंकि हम कुछ भी खा रहे हैं, हाई प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है और ये सारी बीमारियां हम हो रही हैं। अगर हम इतना भी शुरू कर दें कि संतुलित भोजन करें, हल्का भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फैटी लीवर, आज हर दूसरे व्यक्ति को फैटी लीवर हो रहा है, तो ये सारी बीमारियां हमको होंगी ही नहीं। तो हमारे ये आयुर्वेद की जीवन शैली को अपना लीजिए, कुछ ना कुछ व्यायाम नियमित रूप से करें, वॉक करें, प्राणायाम। और ये आजकल स्ट्रेस कितना ज्यादा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस बच्चों में कितना कॉमन हो रहा है। रात भर जागना है, दिन में सोना है, लेट 12 बजे तक सोना है बच्चों में, हाई पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें रूटीन में शामिल है। अगर हम इन सबको हटा के समय पर हमारी जो दिनचर्या और रात्रिचर्या इसको फॉलो करें, रात में समय से सोएं, सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में न उठें, तो इस सारी जीवन से लोग दिन में सोना नहीं है, दिन में नहीं सोएंगे आप रात में जो प्रॉपर स्लीप लीजिए, नींद का समय प्रॉपर, उसको नींद, गहरी नींद लीजिए, घर के कर्टन्स बंद करके सोने से पहले 2 घंटे पहले मोबाइल छोड़ दीजिए। आप इनकी छोटे छोटे जो लाइफस्टाइल टिप्स हैं आयुर्वेद में जो डिस्क्राइब्ड हैं, उन सबको अगर पालन कर लेंगे तो हमारी जो यंग जनरेशन, इतना एंग्जाइटी, सुसाइडल केस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। यंग जनरेशन मोबाइल नहीं दिया तो बच्चे परेशान हो रहे हैं। जीवन में सुधार करेंगे, अपनी दिनचर्या में सुधार करेंगे, उसमें डिसिप्लिन लाएंगे, हमारे किचन के रेसिपीज को, जीरा और सौंफ, इनका पानी अगर कोई रेगुलर पिएगा तो इतनी वीर है, इनसे इतना अच्छा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। आज की डेट में मैं देख रही हूँ कितने सारे लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं। बस ये सारा कुछ डॉक्टर की देखरेख में करें, ऐसा नहीं कि मैंने कहा और आपने कल से अगले व्यक्ति ने स्टार्ट कर दिया। चिकित्सक की देखरेख में करना है, डॉक्टर ने किसको चालू करना है, किसको नहीं चालू करना, किसको जीरा का पानी पिलाना है, किसको सौंफ का पानी पिलाना है। अगर किसको हाइपर एसिडिटी, उसको जीरा का पानी नहीं दिया जाएगा। किसी को एसिडिटी का इशू है, बार बार बना रहा है, तो उसको सौंफ का पानी पिलाएंगे, मुलेठी का पानी पिलाएंगे। तो अकॉर्डिंगली उसमें ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म को इतना अच्छा बूस्ट करती है, इनसे बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। हल्दी से अच्छा, हल्दी हमारे शरीर का जो पफीनेस है, सूजन है, शरीर का वाटर रिटेंशन है, उसको कम करता है, बहुत अच्छा इन्फेक्शन को कम करता है। और ये छोटी मसालों के थ्रू। ठीक है डॉक्टर विकास, अगर कोई मरीज जो है उसकी हालत गंभीर है तो क्या उसका इलाज भी आयुर्वेद में है या फिर उसको एलोपैथी की दवा ही लेनी पड़ेगी? ये डिपेंड करता है कि किस तरह की इमरजेंसी है। अगर रोड एक्सीडेंट वाली इमरजेंसी है, किसी का पाँव टूट गया है, या किसी की रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा चोट आ गई है, या बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तब डेफिनेटली एलोपैथी हॉस्पिटल में बड़े रेफरल सेंटर की तरफ हमें पेशेंट को भेजना पड़ेगा। पर अगर इमरजेंसी ऐसी है कि जिसको टाला जा सकता है कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए, तब विकास जी आपकी आवाज इस तरह से ढाला है जो आयुर्वेद से इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं। तो इस बात को कहना कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट एलोपैथी में ही है, वो थोड़ा सा समझने का दृष्टिकोण है। कहाँ पे किस तरह की इमरजेंसी है ये समझना पहले जरूरी है। उसी हिसाब से फिर आयुर्वेदिक इमरजेंसी या फिर एलोपैथी रेफरल सिस्टम अडॉप्ट करना वो तक किया जाएगा। हर इमरजेंसी के लिए एलोपैथी नहीं, और हर इमरजेंसी को आयुर्वेद ठीक नहीं कर पाएगा। क्या इंसान के शरीर में भी ऐसा कुछ होता है कि किसी शरीर में आयुर्वेद फायदा करेगा, उसके लिए कारगर होगा, और किसी के लिए नहीं होगा? क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैंने एलोपैथी का इलाज कराया, मेरे पैर में दर्द रहता था, लेकिन फिर मैं वैद्य जी से मिला, उन्होंने मुझे एक काढ़ा बताया, उसके बाद से मैंने तमाम जो दवाइयाँ एलोपैथी की ली थी वो फायदे नहीं करी मेरे लिए, लेकिन आयुर्वेद मेरे लिए वरदान बन करके आया और मैं जल्दी से ही उससे ठीक हो गया। बिल्कुल, एक्चुअली आयुर्वेद का सिद्धांत त्रिदोष सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें हम बात पित्त का के आधार पर चिकित्सा करते हैं। और हम ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक दोषानुपात में होता है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, और ये प्रकृति जीवन पर्यंत कभी बदलती नहीं। अब चूंकि प्रकृति बदलती नहीं और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो बनावट है, उसके शरीर के जो पंच महाभूत हैं, उनका अनुपात भी निश्चित है। तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चिकित्सा सिद्धांत तय करना पड़ता है, और ये आयुर्वेद चिकित्सक नाड़ी के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, दोष के आधार पर तय करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा चिकित्सा सूत्र लाभ करेगा। आयुर्वेद में ऐसा कहना कि एक ही मेडिसिन ठीक है दिया जाता है, ठीक है, आयुर्वेद में ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है,
जी, डॉक्टर कामनी इसके लिए कोई- हमारे आयुर्वेद में एक सिद्धांत भी है। ठीक है, मैं आऊंगा। डॉक्टर कामनी, क्या कोई ऐसी भी थ्योरी है कि जब हम खाना खाते हैं, कोई सा भी हम आहार ले रहे हैं, तो अगर हम ये सोच के खाते हैं कि ये बड़ा अच्छा खाना है और इससे हमें फायदा मिलेगा, हम पानी पी रहे हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा, तो क्या इसका वास्तविकता में फायदा होता है या सिर्फ भ्रांति है? मतलब अच्छा खाना मतलब क्या? न्यूट्रिशियस खाना, अच्छा और बुरा खाना मतलब क्या? हम तो अच्छा खाना कहते हैं जो हेल्दी फूड है, जिसमें सारा कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हमारा जो अच्छा खाना है ऐसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें आयुर्वेद पॉइंट ऑफ से सारे वात पित्त कफ दोषों को साम्य अवस्था में रखें। एक्सट्रीमली आप कोई भी एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा मिर्च खा रहे हैं तो भी गलत है, बहुत ज्यादा टमाटर खा रहे हैं तो भी गलत है। सारी चीज हमारे आयुर्वेद में बेसिक कॉन्सेप्ट है वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं जिनको बढ़ने से मैं दूसरी बीमारियां थ्योरी होती को हैं। लेकर बात कर रहा था। मान के चलिए आपके घर में जो बोलिए खाना ना। बनता है, एक थाली आपके सामने आ गई है, अगर आप उस थाली को खा रहे हैं, वहां खाना खा रहे हैं और आपका जो मन है वो चिड़चिड़ा हुआ है, और अगर आप प्रसन्न मन से खा रहे हैं, मैं ये सवाल कर रहा था आपसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज आपने जो पूछी कि बहुत फर्क पड़ता है कि खाना कैसे, किस मन से खा रहे हो, और खाने वाला जो बना रहा है, आपको खिला रहा है, वो किस मन से खिला रहा है। आपकी माँ जो प्यार से खाना खिलाती है, वो कितना भी घर का खाना, वो उसका आपके बॉडी पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। जो उसकी भावना, सामने वाला किस भावना से खाना खिला रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। और आप किस भावना से खा रहे हैं, कि हाथ में मोबाइल लेके आप खाना खा रहे हैं, सामने टीवी देखे खा रहे हैं, मतलब खाने की ओर आपको ध्यान ही नहीं, आप बस खाए जा रहे हो, उसका भी बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है आपके शरीर पे, आपके दिमाग पे, और आपके सारे मेटाबॉलिज्म पे, पूरे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है कि आप किस मन से खा रहे हो और खाने वाला किस मन से खिला रहा है। दिस मैटर्स अ लॉट, बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ता है। ऐसी कोई छोटी छोटी चीजें जो इंसान को रोज अपनी दिनचर्या में लानी चाहिए? क्या ऐसे छोटे छोटे? जी सर, ऐसे कुछ छोटे छोटे से उपाय जो रोज इंसान को अपनी दिनचर्या में शामिल करने चाहिए? बिल्कुल। सुबह से शाम तक मैं आपको एक सारी चीज बता, सुबह आप सबसे पहले समय से उठना बहुत जरूरी है। उठने के बाद कुछ भी व्यायाम, आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको वॉक पसंद है, साइकिलिंग करना पसंद है, रनिंग करना पसंद है, स्विमिंग पसंद है, कुछ ना एक्सरसाइज 40 मिनट्स की एवरीडे हर व्यक्ति को करना चाहिए, कुछ ना कुछ व्यायाम करना चाहिए। और आयुर्वेद में पंचकर्म एक बहुत अच्छी विधा है, तो पंचकर्म का प्रयोग में सिंपल छोटी छोटी चीज जो घर में बैठ के कर सकते हैं। नाक पे तेल डालना रेगुलरली, घी या तिल का तेल या देशी घी घर का। कान में कर्णपूरण, जो बता हम लोग बचपन में हमारे मेरी मदर डाला करती थी कान में, मुझे लगता है कि शायद हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कान में तेल डालना रेगुलर, वीकेंड्स में संडे डाल लीजिए आप। शरीर की रेगुलर मसाज करना। शाम को सोते हैं कि पहले सर में थोड़ी सी बालों में चंपी जिसको कहते हैं, अगर हम वो कर लेते हैं, चंदन वाला लाक्षादी तेल या क्षीर वाला तेल से, जिससे कि बहुत अच्छी हमारी नींद पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। सोने से पहले हल्दी वाला दूध, हल्दी इलायची केसर वाला दूध पी लें, इसका हमको इससे बहुत अच्छी नींद, बहुत अच्छी साउंड स्लीप आएगी, जिससे हमारा दिन बहुत प्रोडक्टिव होगा। अगर हम एक साउंड स्लीप लेते हैं तो एंटायर डे हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं और हमारा दिन बहुत प्रोडक्टिव होता है, हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। कामनी जी, अगर किसी व्यक्ति को चश्मा लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा कम दिखाई देता है, तो उसके लिए क्या उपाय, और अक्षी तर्पण उसमें क्या भूमिका निभा सकता है? जी बिल्कुल, जिसको भी चश्मा लगता है वो त्रिफला को रोज, मैंने कितने सारे पेशेंट जो खुद ही करते हैं, उन्होंने कहीं से पढ़ा है या किसी चिकित्सक की देखरेख में, कि वो रात में रोज त्रिफला लगा देते हैं और सुबह उसकी आंख धोते हैं, तो वो खुद आगे बोलते हैं कि मेरा चश्मा लगता था, मेरा चश्मा निकल गया। वो किसी चिकित्सक की देखरेख, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, चिकित्सक की देखरेख में ही करना है आपको। त्रिफला को रोज भिगो के और सवेरे उसको छान के, उबालना नहीं, छान के आंखों को ठंडे पानी से, इसको हिम कल्पना कहते हैं, इससे आंखों को धोने, और लगातार धोने से आपका चश्मे का पावर भी कम हो जाएगा, और लगातार करेंगे निकलने की पूरी, अगर कम पावर है, बहुत अधिक नहीं है, 7-8 नहीं है, पूरी निकलने की पूरी संभावना रहती है। और त्रिफला घृत का सेवन, त्रिफला घृत को रोज सुबह उठ के 1 कप गर्म पानी, बिल्कुल कड़क गर्म पानी में 1 चम्मच घी, जैसे घी अच्छे से खुल जाएगा, उसको लगातार रेगुलर सेवन करने से आपकी आंतों में भी चिकनाहट होगी, आपको भूख भी अच्छे से लगेगी, और आपको कॉन्स्टिपेशन और पेट फूलना, गैस की समस्या भी घी से कम होती है, वो भी फायदा होगा, वो भी होगा, और आपकी आंखों की रोशनी पर भी एक बहुत अच्छा असर पड़ेगा त्रिफला घृत का नियमित सेवन। और अक्षी तर्पण तो फिर आप चिकित्सक की देखरेख में किसी पंचकर्म सेंटर में जाके ही करा पाएंगे, पर घर में बैठ के भी आप त्रिफला का काढ़ा पी सकते हैं। त्रिफला की हिम से नेत्र धावन और त्रिफला के घृत का नियमित सेवन, इनसे भी आपकी आंखों में बहुत अधिक फायदा मिलेगा। ठीक है। देखिए, आपने कितनी सारी चीजें बता दी, लोगों को निश्चित तौर पर इन सभी चीजों से फायदा होगा, उनको ध्यान भी रखना चाहिए तमाम चीजें। डॉक्टर विकास, मध्य प्रदेश की सरकार भी अब आयुर्वेद का ज्यादा से ज्यादा, इससे लोगों की जो है इलाज हो सके, इसके लिए लगातार काम कर रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, मैं इस बात के लिए मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके प्रति 25 के लगभग प्राइवेट निजी आयुर्वेद महाविद्यालय थे, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने। चलिए, ठीक है, समय की सीमा है, इस चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर विकास आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कामनी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, और इसके लिए कई सारे जो है वो आयोजन भी किए जा रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश अपना 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुष दिवस मना रहा है। इसको लेकर
कार्यक्रम होगा, आयोजन किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इसमें आयुर्वेद कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है, कैसे लोगों की दिनचर्या बेहतर हो सकती है, ये तमाम जानकारियां इस दौरान साझा की जाएंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।